लेक्चर नंबर 55 पार्ट 1 कंसंट्रेशन टेस्ट। एक बार बताओ, बिजनेस एक्विजिशन और एसेट एक्विजिशन के बीच का डिफरेंस पता है क्या होता है? बिजनेस एक्विजिशन में कोई एक कंपनी बिक जाती है और एसेट एक्विजिशन में सिर्फ कोई कंपनी की कुछ एसेट्स बिकती हैं। ट्रू। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे थे और यही था भी क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चंस में बिजनेस एक्विजिशन हो रहा था, एसेट एक्विजिशन नहीं हो रहा था। लेकिन अगर एग्जाम में बैठोगे तो उस टाइम कैसे दिमाग में क्लियर रखोगे कि भाई ये बिजनेस एक्विजिशन ही है या एसेट एक्विजिशन है? बहुत ईजी है भाई, एग्जाम में साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि भाई एसेट खरीद रहा है या फिर बिजनेस खरीद रहा है। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या करोगे? तो उसके लिए तुमको एक टेस्ट दिया गया है, उसको चेक करने के लिए कि ये बिजनेस एक्विजिशन है या फिर एसेट एक्विजिशन है। इस टेस्ट को कहते हैं हम लोग कंसंट्रेशन टेस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि टू चेक वेदर इट इज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन, दैट इज बिजनेस एक्विजिशन और एसेट एक्विजिशन। परफेक्ट। ओके, एग्जाम्पल ये है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी तुम खरीद रहे हो, जैसे कि कोई कंपनी खरीद रहे हो, ठीक है। उस कंपनी को तुम खरीद रहे हो 1,000 रुपया में, 1,000 रुपया में तुम उसको खरीद रहे हो। लेकिन उस जो कंपनी खरीद रहे हो उसका एक एसेट है जिसका दाम है 950 रुपया, और पूरा कंपनी बिक रहा है हजार रुपया में और एक एसेट का दाम है 950 रुपया। तो तुम एक्चुअल में कर क्या रहे हो? बिजनेस एक्विजिशन कर रहे हो कि एसेट एक्विजिशन कर रहे हो? तुम तो भाई एसेट एक्विजिशन कर रहे हो। जब 1,000 रुपया देके तुम पूरा बिजनेस खरीद रहे हो और उस 1,000 रुपया में से 950 रुपया तुम्हारा सिर्फ एसेट को लेके है, तो ये बिजनेस एक्विजिशन नहीं है, दिस इज एसेट एक्विजिशन। तो यही हम लोगों को चेक करना है। तो भाई बहुत ईजी है चेक करने में। जब देखेंगे कि पीसी का बहुत ज़्यादा अमाउंट कोई एक एसेट का है तो देख लें, पता कर लेंगे हम लोग कि हाँ भाई वो एसेट एक्विजिशन है। तो इसका साइंटिफिक, इसका प्रैक्टिकल वे है कंसंट्रेशन टेस्ट चेक करके देखने के लिए। क्या है, व्हाट इज कंसंट्रेशन टेस्ट? बोलता है कि चेक करने के लिए तुमको 3 स्टेप में आंसर निकालना होगा। पहला स्टेप एडजस्टेड पीसी ढूंढना होगा। दूसरा स्टेप में तुमको ढूंढना होगा द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसेट अक्वायर्ड। और तीसरा स्टेप में तुमको परसेंटेज, तुमको चेक करना है कि जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसेट है, जो एसेट का सबसे ज़्यादा दाम है, वो कितना परसेंट है तुम्हारा एडजस्टेड पीसी का। अगर जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसेट है, जो सबसे महंगा एसेट है, वो एडजस्टेड पीसी का 90% से ज़्यादा का है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग एसेट एक्विजिशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एडजस्टेड पीसी हमारा 1,000 रुपया है और एक एसेट जो हाईएस्ट वैल्यू का है उसका दाम है 950 रुपया, तो जब 950 आउट डिवाइडेड बाई 1,000 करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो एसेट है वो उसका परसेंटेज इज 90% के ऊपर। जो पीसी है 1,000 रुपया, उसका 90% तो एक एसेट का ही है। तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये एसेट एक्विजिशन है। ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बोला 3 स्टेप, एडजस्टेड पीसी, हाईएस्ट वैल्यू और थर्ड में डिवाइड करना है। तो हाईएस्ट वैल्यू तो दिखा देंगे, ढूंढ भी लेंगे, एडजस्टेड पीसी ये हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ लेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। लेकिन ये जो एडजस्टेड पीसी है वो कैसे ढूंढोगे? उसको ढूंढने के लिए सर एक फार्मूला दिए हैं, ठीक है। लेकिन फार्मूला जाने से पहले एक बार जान लो कि एडजस्टेड पीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग उसको क्यों ढूंढते हैं। हम लोग पीसी से सीधा क्यों नहीं चेक करते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई पीसी? वैसे क्यों ना चेक करके हम लोग हाईएस्ट वैल्यू बाई एडजस्टेड पीसी करते हैं? क्योंकि मेरे भाई ऑब्जेक्टिव एडजस्टेड पीसी का कि टू फाइंड द कोर परचेज कॉस्ट, टू फाइंड द कोर परचेज कंसिडरेशन, दैट इज द परचेज कंसिडरेशन पेड फॉर द एक्चुअल थिंग अक्वायर्ड। 1,000 रुपये में हम बिजनेस खरीद तो रहे थे, कंसिडरेशन 1,000 रुपया था, लेकिन उसमें एक्चुअल पीसी हमारा जो था, कोर पीसी, वो कितना था? कोर पीसी हमारा 950 रुपया ही था, क्योंकि हम बिजनेस एक्विजिशन नहीं, हम एसेट एक्विजिशन कर रहे थे और उसका दाम 950 रुपया है। तो मेरा पीसी 1,000 रुपया ना होकर 950 है, कोर पीसी, ठीक है। तो ये जो एडजस्टेड पीसी है वो हम लोग कैसे ढूंढते हैं, वो थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन सुनो। एडजस्टेड पीसी ढूंढने का फॉर्मूला इज पीसी प्लस एनसीआई प्लस पीएचसी, पीसी प्लस एनसीआई प्लस पीएचसी, ये तो नॉर्मल। अब आगे सुनो, माइनस कैश माइनस डीटीए प्लस लाइबिलिटी एक्सेप्ट डीटीएल। अरे भाई ये क्या बोला तुम? वहां तक तो सही था कि पीसी प्लस एनसीआई प्लस पीएचसी, यहां तक ठीक था। फिर बोल रहा है माइनस कैश माइनस डीटीए और प्लस लाइबिलिटी। माइनस कैश माइनस डीटीए को मान भी लेंगे, ये प्लस लाइबिलिटी कैसे हो गया रे? लाइबिलिटी कभी प्लस होता है क्या? क्या कर रहा है तुम? कोई लॉजिक बनता है?
सुनो उसका लॉजिक है। इसका लॉजिक समझाने के लिए सर क्या बोले थे कि याद करो स्टेप नंबर 6 अपना 6 स्टेप का स्टेप नंबर 6 होता है गुडविल कैलकुलेशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है PC प्लस NCI प्लस PHC माइनस INA। ये जो INA होता है वो क्या होता है? वो होता है एसेट एक्वायर्ड माइनस लायबिलिटी एक्वायर्ड। तो अगर हम एक्चुअल अगर INA ना बोल के प्लस एसेट और माइनस लायबिलिटी बोलें, दैट इज PC प्लस NCI प्लस PHC प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी, तो गलत नहीं होगा? हाँ भाई, गलत नहीं होगा या गलत होगा, क्या बोल रहा है तुम? चलो ठीक है, चेक करते हैं। सब पहले ऊपर तो सही है, PC PHC NCI यहाँ तक को एक साथ रखो, ठीक है। माइनस INA करते थे, माइनस INA, ठीक है। माइनस को यही रखो। INA क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। माइनस यहाँ है ब्रैकेट में, एसेट माइनस लायबिलिटी करो, ठीक है। एसेट प्लस में होता है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एसेट हो गया। लेकिन माइनस बाहर है और लायबिलिटी माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो एक्चुअल में क्या बनेगा? PC NCI प्लस PHC माइनस एसेट प्लस लायबिलिटी। हम लोग माइनस INA कर रहे थे तो तुमको समझ में आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है? प्लस माइनस एसेट हो रहा है और प्लस लायबिलिटी हो रहा है, समझे? तो यहाँ पे भी वही चीज़ किया गया है कि PC प्लस NCI प्लस PHC माइनस कैश माइनस DTA प्लस लायबिलिटी एक्सेप्ट DTL, ठीक है। तो प्लस लायबिलिटी का तुमको मतलब समझ में आ गया कि प्लस लायबिलिटी क्यों कर रहे हैं। अब बताओ कैश तो माइनस क्यों कर रहे हो? एक बार बताओ, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर कोई बिजनेस को खरीद रहे हैं, ट्रू, तो उसको खरीदने के लिए उसको कैश देंगे, फाइन। जैसे कि वो बिजनेस का दाम है 100 रुपया, हम उसको दे रहे हैं 100 रुपया, ठीक है। हम कैश उसको 100 रुपया दिए, वो हमको दे रहा है अपना बिजनेस। तो बिजनेस देने का मतलब क्या? वो नेट एसेट दे रहा है, एसेट माइनस लायबिलिटी। उसके पास एसेट हो सकता है तुम्हारा समथिंग अमाउंट का, नेट एसेट कुछ हो सकता है, ट्रू। उस एसेट में कुछ कैश भी होगा, तो हो सकता है 20 रुपये का कैश हो, तुम 100 रुपया दे रहे हो 20 रुपये का कैश लेने के लिए। तो एक्चुअल में तुम कैश दे कितना रहे हो? तुम दे रहे हो 80 रुपीज़। तो कोर PC कितना हुआ? 80 रुपीज़ हुआ। 100 रुपया भले ही दिया तुम, वो तुम्हारा पेड है, और 20 रुपया का कैश तुम ले लिया, तो एक्चुअल PC कोर PC कितना हुआ? वो तुम्हारा 80 रुपया हुआ। इसलिए हम लोग कैश देके कैश जो ले रहे हैं, जो कैश ले रहे हैं ना, उसको अपने में हम लोग माइनस कर देते हैं। तो क्योंकि कोर PC ढूंढ रहे हैं, तो PC प्लस NCI प्लस PHC माइनस कैश, और उसके बाद प्लस लायबिलिटी होगा। जो भी डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लायबिलिटी का है ना, उसको इग्नोर कर देना है, उसको लेना ही नहीं है, उसको भूल जाना है, ठीक है। तो जब एडजस्टेड PC ढूंढोगे तो उसका फॉर्मूला होता है PC प्लस NCI प्लस PHC माइनस कैश एक्सेप्ट DTA प्लस लायबिलिटी एक्सेप्ट DTL। बस ऐसे करके तुम्हारा को एडजस्टेड PC आ जाएगा। एडजस्टेड PC आ गया तुम्हारा। 1 मिनट, हाँ तो क्या बोल रहे थे? टेस्ट हम लोग को जब ढूंढना है कि कंसंट्रेशन टेस्ट चेक करना है, तो पहले स्टेप 1 में एडजस्टेड PC ढूंढते हैं, उसका फॉर्मूला बता दिए। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसेट ढूंढ लो, और उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसेट कितना % है तुम्हारा एडजस्टेड PC का, वो ढूंढ लो। अगर परसेंटेज 90% के ऊपर है तो वो एसेट एक्विजिशन है, अगर 90% के नीचे है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस एक्विजिशन होगा, हो सकता है कि कुछ और भी हो, तो वो आगे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार श्योर हो जाता है कि अगर 90% के ऊपर अगर है तो वो एसेट एक्विजिशन है, ठीक है। परफेक्ट, आगे समझ में, ठीक है। चलो, इसी को लेके एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 29.3 कॉन्सेप्ट बुक का, हमारे क्वेश्चन बैंक का नहीं। तो 29.3 पे आओगे तो क्वेश्चन दिखेगा तुमको। एग्जाम्पल है कि एक एंटिटी है जो 20% होल्ड कर रही है बी का, बी का 20% रखी हुई है। बाद में क्या कर रही है कि फर्दर 50% भी ए खरीद ले रही है। तो पहले 20% इसका था, अब 50% और ले लिया, तो टोटल इसका 70% इसके पास आ गया। तो ए के पास 70% है, तो NCI के पास कितना होगा? 30%, ठीक है। ये जो 50% खरीदा वो कितना में खरीदा है? 300 करोड़ में। 50% खरीदा है 300 करोड़ में। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड अक्वायर्ड अज्यूम्ड आर एज फॉलोज: बिल्डिंग 1000 करोड़, कैश इक्विवेलेंट 200 करोड़, फाइनेंशियल लायबिलिटी 800 करोड़, DTL 150 करोड़। बी के पास क्या क्या था? बिल्डिंग था, कैश था, FL था और DTL था। बिल्डिंग का दाम 1000 करोड़ है, और सब बाकी का सामान सब है 200 करोड़, 800 करोड़ और 150 करोड़, डेट इज 1150 करोड़। एक बिल्डिंग है उसका दाम 1100 करोड़, 1000 करोड़ है, और बाकी सारा सामान मिला के 1100 करोड़। टोटल 2100 करोड़ का बिजनेस खरीदा रहा है, कितना में? 300 करोड़ रुपया में, ठीक है। आई डोंट नो हाउ, कैसे क्या कर रहा है ये लोग, ओके, ठीक है, आगे समझ में।
आगे क्या बोल रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी बी, ये जो एंटिटी बी है उसका जो फेयर वैल्यू है वो है 400 करोड़ और एनसीआई है 120 करोड़। ठीक है, ओके। फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए पीएचसी इज 80 करोड़। जो पीएचसी था ए पहले 20 खरीद कर रखा था, अब 50 खरीदा, तो पहले जो 20 खरीदा था उसका फेयर वैल्यू है 80 करोड़। एंटिटी ए जो है उसको डिटरमाइन करना वेदर ये एसेट एक्विजिशन है कि बिजनेस एक्विजिशन है। बहुत ईजी है भाई, 3 स्टेप। स्टेप 1, एडजस्टेड पीसी ढूंढो। एडजस्टेड पीसी ढूंढने का फॉर्मूला पीसी प्लस एनसीआई प्लस पीएचसी। पीसी कितना 300 करोड़, एनसीआई है तुम्हारा 120 करोड़ और पीएचसी है तुम्हारा 80 करोड़। तो तीनों को ऐड कर दो। अब माइनस करो कैश। कैश कितना ले रहे हो, तो कैश ले रहे हो तुम 200 करोड़, माइनस कर दो कैश। डीटीए यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। प्लस करो लाइबिलिटी, तो प्लस 800 करोड़ और माइनस करो डीटीएल, मतलब माइनस इन द सेंस हाँ एक्सेप्ट डीटीएल, तो डीटीएल नहीं कंसीडर करोगे। तो जब पूरा आंसर क्वेश्चन बनाओगे तुम तो इसका तुमको आंसर आएगा कितना, 1100 करोड़। 1100 सीआर का तुम्हारा एडजस्टेड पीसी आ गया। ठीक है, हम गुडविल गलती से लिख दिए, दैट इज योर एडजस्टेड पीसी। तो एडजस्टेड पीसी 1100 करोड़ है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसेट कौन सा है हमारा, 1000 करोड़ का हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसेट है, तो वो ले लिए। तो 1000 बाई 1100 करोगे तो पता चलेगा कि भाई दैट इज मोर देन 90%। तो ये बिजनेस एक्विजिशन नहीं, ये एसेट एक्विजिशन है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, आ गया समझ में। तो ये है कंसंट्रेशन टेस्ट। ओके ब्रो, समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक है, उस टॉपिक वो टॉपिक का नाम है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। ठीक है, तो वो हम लोग शुरू करते हैं। फाइन, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात हम पूछेंगे। एक बात बताओ ब्रो, अगर कोई कंपनी एसबीपी रिजर्व इशू की हुई है, ये कंपनी एसबीपी रिजर्व बोल रहे हैं, एसबीपी इशू की हुई है इक्विटी शेयर्स, लेकिन क्या होता है बीच में ही ये अपना शेयर इशू ना करके दूसरा कंपनी इसको खरीद ले रहा है। तो जनरली ये होता था कि जो कंपनी खरीद रहा होता था वही कंपनी एसबीपी भी खरीद लेता था और वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद इशू कर देता था। तो उसको हम लोग कहते थे रिप्लेसमेंट अवार्ड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपनी खरीदेगी दूसरे कंपनी को, वो बोलेगी कि भाई एसबीपी तुम इशू किए हो, तो हम काहे तुमको हम काहे उसका अति करेंगे, क्या उसको कहते हैं, आगे का लाइबिलिटी संभालेंगे। हम लाइबिलिटी नहीं संभालेंगे, हम तुमसे एसबीपी नहीं खरीदने वाले, हम तुम्हारा एसबीपी अक्वायर्ड नहीं करेंगे। तो तब क्या होगा, तब कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो और उसमें क्या क्या हो सकता है, तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बात बताने से पहले हम बताते हैं, जब हम लोग अक्वायर करते हैं तो उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट अवार्ड, और जब एसबीपी अक्वायर नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ, जब हम लोग एसपीपी अवार्ड अक्वायर करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? ट्रीटमेंट होता है कि स्टेप 3 पीसी में एसपीपी अवार्ड को हम लोग ऐड करते हैं, प्री कॉम्बिनेशन वाला को। जो पोस्ट एक्विजिशन वाला जो एसपीपी होता है उसको हम लोग ओवर द लाइफ एक्सपेंस बुक करते हैं, बाद में उसका पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये करते हैं। और जब बैलेंस शीट बनाने जाते हैं तो बैलेंस शीट में 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप में ड्यू टू बिजनेस कॉम्बिनेशन जीबीपी गुडविल का जो अथी दिखाते हैं, क्या उसको कहते हैं, जो भी पॉइंट होता है वो दिखाते हैं। और उसके साथ एनसीआई बोल रहे हैं, एसबीपी भी दिखाते हैं। ट्रू। तो एसबीपी का 2 ट्रीटमेंट होता है, एक तो स्टेप 3 में, उसका बैलेंस शीट में दिखता है एसबीपी रिजर्व कहाँ पे, तुम्हारा अदर इक्विटी में। वेरी गुड, ओके। लेकिन वहीं पे जब अगर तुम एसबीपी अवार्ड नहीं ले रहे हो, जब एसबीपी अवार्ड ले रहे थे तब तुमको 2 ट्रीटमेंट देना था, लेकिन जब एसबीपी अवार्ड नहीं लोगे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यही होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जब तुम एसबीपी अवार्ड नहीं लोगे तो तुमको एक और ट्रीटमेंट करना होगा। क्या मेरे भाई? तुमको ये ट्रीटमेंट करना होगा कि एनसीआई का वैल्यू तुमको बढ़ाना होगा। एनसीआई का वैल्यू क्यों बढ़ाएंगे भाई? एसबीपी का अवार्ड नहीं लेंगे तो, एक तो एसबीपी अवार्ड नहीं ले रहे तो एनसीआई का वैल्यू कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ेगा। उसको समझने के लिए तुमको क्या करना होगा, आना होगा अपने कॉपी में और पेज नंबर 136 पे आना होगा। एग्जाम्पल है, एके लिमिटेड खरीद रही है अजय लिमिटेड को। ठीक है, 70% स्टेक खरीद रही है। अजय लिमिटेड के पास है 1 लाख शेयर्स, और 1 लाख शेयर्स का 70% एके खरीद रही है। ठीक है, तो मतलब कि 70,000 शेयर्स एके लिमिटेड के पास आ गया और अजय लिमिटेड के पास रहा 30,000 शेयर्स। अजय लिमिटेड बोलो या जो भी उसका शेयर होल्डर हो, तो यहाँ पे पेरेंट के पास है तुम्हारा 70%
और एनसीआई के पास है 30%। ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक। अजय लिमिटेड के पास एसबीपी अवार्ड था, एसबीपी रिजर्व था पहले से। एके लिमिटेड जब उसको खरीदा तो बोला कि हम तुमसे एसबीपी अवार्ड नहीं लेंगे। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। जब तक एसबीपी अवार्ड नहीं लिया है या फिर कुछ भी बात एसबीपी अवार्ड को लेके नहीं हुआ है तो 70% स्टेक पेरेंट के पास है, 30% स्टेक एनसीआई के पास है। ओके, ठीक। जब एसबीपी अवार्ड अजय नहीं, एके लिमिटेड नहीं लिया है तो एसबीपी अवार्ड तुम्हारा अजय लिमिटेड के पास ही है और अजय लिमिटेड बिक रहा है। तो जब अजय लिमिटेड बिक रहा है और एसबीपी अवार्ड नहीं दे रहा है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो भी एसबीपी अवार्ड अभी तक उसके पास था उसको वो इशू कर दें। 3 साल से 5 साल के जो भी था उसका वेस्टिंग पीरियड में तुम रिजर्व बना के रखे हुए था, उस रिजर्व से इक्विटी शेयर इशू कर दो कि जिसको भी, जिस एम्प्लॉय को भी तुमको देना था। ओके, तो अजय लिमिटेड क्या करेगी, एक्वायर होने से पहले अपना एसबीपी अवार्ड इशू कर देगी। ठीक है, तो जब एसबीपी अवार्ड इशू करेगी तो उसको इक्विटी शेयर देना पड़ेगा, रिजर्व को डेबिट करके और इक्विटी शेयर इशू करना होगा। तो भाई इक्विटी शेयर अगर इशू कर रही है तो मान लेते कि 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है ड्यू टू तुम्हारा एसबीपी रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व इशू, इक्विटी शेयर इशू करने से पहले उसके पास कितना इक्विटी शेयर था, 1 लाख। लेकिन अब वो 10,000 और इशू कर रही है क्योंकि एसबीपी रिजर्व को खत्म करना है, तो टोटल इसके पास कितना हो गया, 1,10,000। एके लिमिटेड कितना खरीदा था, सिर्फ 70,000 शेयर खरीदा था। जब वो 70,000 शेयर खरीदा था तो उसके पास 70% स्टेक था। क्यों, क्योंकि टोटल 1 लाख आती था। लेकिन अब कितना हो गया, 1,10,000 शेयर्स हो गया है। तो 1,10,000 में से उसके पास सिर्फ 70,000 शेयर्स है, 40,000 शेयर्स एनसीआई के पास हो गया। पहले 30% था एनसीआई के पास, अब हो गया है 40%। ठीक है, अब जब इसका 40% शेयर्स हो गया है तो तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, 40% बोल रहे हैं, सॉरी, 1,10,000 शेयर था तो 70,000 एके के पास था, 30,000 एनसीआई के पास था। 1 लाख शेयर था, 70,000 एके के पास था, 30,000 एनसीआई के पास था। अब 1,10,000 शेयर हो गया तो 70,000 सिर्फ खरीदा एके लिमिटेड, 40,000 एनसीआई के पास है। तो अब एके के पास 70% नहीं है, अब उसके पास है सिर्फ और सिर्फ 63%, 64%। और एनसीआई का हो गया है 30% से अब 36%। ये क्यों हुआ, एनसीआई का वैल्यू 30% से 36% क्यों आया, क्योंकि पहले एनसीआई के पास 30,000 शेयर था, अब उसके पास 40,000 शेयर हो गया है। ये क्यों हुआ, क्योंकि अब जो कंपनी बिक रही थी वो शेयर इशू की। शेयर क्यों इशू की, क्योंकि एसबीपी रिजर्व को वो खत्म की। एसबीपी रिजर्व वो क्यों खत्म की, वो इसलिए खत्म की क्योंकि जो कंपनी खरीद रही थी वो कंपनी शेयर्स नहीं ली, वो मतलब शेयर बोल रहे, एसबीपी रिजर्व वो नहीं कंपनी खरीदी। तुम कहना क्या चाहते हो, तुम ये कहना चाहते हो कि अगर एसबीपी रिजर्व कंपनी अगर नहीं खरीदेगी तो एनसीआई का दाम बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली मेरे भाई, वही तो हम पहले बोले थे कि अगर एसबीपी रिजर्व तुम नहीं ले रहे हो, तुम अगर नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड कर रहे हो कि तुम खरीद नहीं रहे हो, तो एनसीआई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बढ़ गया ना, एग्जैक्टली ये बात बोल रहे थे। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो तुमको याद रखना है कि जब नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है तो पहला चीज़ तो वो तुम्हारा पीसी का पार्ट नहीं बनेगा, और दूसरा चीज़ बैलेंस शीट में एसबीपी रिजर्व ना होके एनसीआई का वैल्यू चेंज हो जाएगा। जब रिप्लेसमेंट अवार्ड होता था तो एसबीपी पार्ट बनता था पीसी का और बैलेंस शीट में दिखता था तुम्हारा एसबीपी रिजर्व। लेकिन जब नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है तो एक तो वो पीसी का पार्ट नहीं बनेगा, सीधा एनसीआई का पार्ट में जाके बढ़ा दिया जाएगा। ओके, क्लियर, वेरी क्लियर, आगे समझ में। ठीक है, तो इसको सर समझाने के लिए एक इसका आगे का चीज़ यही जो बात हम बोले कि एनसीआई का बात वैल्यू बढ़ जाएगा पीसी में नहीं जाएगा, उसको लेके सर एक पॉइंट पढ़ाए हैं आगे, जो है तुम्हारा पेज नंबर वेर इज इट पेज नंबर 29.7 कॉन्सेप्ट बुक में। तो 29.7 कॉन्सेप्ट बुक में आओगे तो देखोगे क्या क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है। 29.6 का नीचे देखो, नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड, दीज आर आउटस्टैंडिंग एसबीपी अवार्ड ऑफ द अक्वायरी, जो सेलर है उसका एसबीपी अवार्ड आउटस्टैंडिंग है, दैट डज नॉट एक्सचेंज फॉर इट्स ओन एसबीपी अवार्ड। क्या बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग एसबीपी अवार्ड ऑफ द अक्वायरी दैट द अक्वायरर डज नॉट एक्सचेंज फॉर इट्स ओन एसबीपी अवार्ड, मतलब अक्वायरर एसबीपी अवार्ड नहीं ले रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। और जब नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड होगा तो वो पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एसबीपी रिजर्व हम लोग नहीं लिए। परफेक्ट। नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड जो हो सकता है, जो एसबीपी नहीं खरीदा रहा है, वो 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है वेस्टेड शेयर, एक होता है नॉन वेस्टेड शेयर। वेस्टेड शेयर और नॉन वेस्टेड शेयर क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो कंपनी थी बी कंपनी जो बेच रही थी अपने आप को और उसके पास एसबीपी रिजर्व था, वो एसबीपी रिजर्व
क्या था कि एसबीपी था 5 साल के लिए, और जिस दिन अक्वायर कर रहा था कंपनी, ये कंपनी जब बिक रही थी उस दिन ये 5 साल का पीरियड खत्म हो रहा था। मतलब जो भी वेस्टिंग पीरियड था वो खत्म हो चुका है, तो जो भी शेयर था वो वेस्ट हो गया, वेस्टेड शेयर है। अब या तो अगर ये कंपनी ए लिमिटेड अगर इसको खरीदेगी तो खरीदते के साथ उसको एसबीपी रिजर्व में पेमेंट करना होगा इशू के इक्विटी शेयर इशू करने के लिए, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग वेस्टेड शेयर्स। तो जो नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड का पहला पॉइंट है वेस्टेड शेयर्स। तो अगर जब वो सिचुएशन हो कि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन शेयर वेस्ट हो जाए तो क्या करना होता है? तो जितना भी अमाउंट ऑफ एसबीपी रिजर्व ये बना के रखा हुआ था बी, वो पूरा अमाउंट बनेगा एनसीआई का पार्ट। फिर से बोलो, हम ये बोल रहे हैं कि जो वेस्टेड शेयर है, वेस्टेड शेयर का मतलब क्या कि जितना एसबीपी रिजर्व इसको बनाना चाहिए था, जितना जैसे कि 5 साल का वेस्टिंग पीरियड था, तो 5 साल में एसबीपी रिजर्व इसको पूरा बना लेना था, क्योंकि 5 साल के बाद इसको पेमेंट करना होता है, तो 5 साल में पूरा एसबीपी रिजर्व बना के रखा हुआ होगा। तो ये कंपनी एसबीपी रिजर्व पूरा बना के रखी हुई थी, लेकिन ये कंपनी एसबीपी रिजर्व नहीं खरीद रही है, और नहीं खरीद रही है तो इसका ना एसबीपी रिजर्व बनेगा और ना ही ये बैलेंस शीट में दिखेगा। तो क्या होता था उस केस में नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड में, जब ये दोनों चीज़ नहीं होता था तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बनाते थे एनसीआई का वैल्यू चेंज कर देते थे। तो इस केस में भी वही करेंगे कि जब जो भी एसबीपी रिजर्व बना के रखा होगा ना, वो सीधा अमाउंट इसका एनसीआई बन जाएगा। क्यों? हो सकता है एसबीपी रिजर्व देने से पहले 30%, जैसे अजय लिमिटेड के पास 30,000 शेयर था एनसीआई, तो ये अपना एनसीआई ये खरीदने टाइम दिखा दिया कि एनसीआई 30,000 गया, 30,000 शेयर से। लेकिन उसी टाइम ई क्या किया कि 10,000 शेयर और इशू कर दिया, कि जो 10,000 इशू किया है, क्यों इशू किया? क्योंकि इसका एसबीपी रिजर्व 10,000 शेयर्स का था, तो 10,000 शेयर ही बढ़ गया। तो 10,000 शेयर जो बढ़ा है वो 10,000 शेयर सीधा ही फिर एनसीआई में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बाहर का वो हो गया 40,000 शेयर। तो जो भी एसबीपी रिजर्व भी बना के रखा होता है, और अगर तुम नहीं खरीद रहे हो तो एसबीपी रिजर्व अगर वेस्टेड शेयर है तो पूरा एसबीपी रिजर्व तुम्हारा बन जाएगा एनसीआई। परफेक्ट, लॉजिक तुमको समझ में आ गया कि हम लोग एसबीपी रिजर्व को अगर नहीं खरीद रहे हैं तो उसको एनसीआई का पार्ट क्यों बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कि नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड 2 तरीके का है, एक वेस्टेड शेयर, एक नॉन वेस्टेड शेयर। वेस्टेड शेयर मतलब कि जितना डालना चाहिए था एसबीपी रिजर्व में वो पूरा डाल चुके हैं, तो अभी सीधा इक्विटी शेयर इशू करना है। तो इक्विटी शेयर इशू होगा तो वो इशू हो जाएगा, लेकिन वो पेरेंट को इशू ना होकर एनसीआई की इशू होगा, इसलिए पेरेंट उसको एनसीआई में दिखाएगी। ठीक, ये बात हो गया तुम्हारा वेस्टेड शेयर का। अब आते हैं नॉन वेस्टेड शेयर में। नॉन वेस्टेड भी 2 तरीके का होता है, एक प्री कॉम्बिनेशन, एक पोस्ट कॉम्बिनेशन। नॉन वेस्टेड क्या होता है? एसबीपी प्लान हो सकता है 5 साल का, 5 साल का एसबीपी प्लान इशू हुआ, आज एसबीपी प्लान इशू हुआ और दूसरा साल के एंड पे यही कंपनी बिक रही है, तो एक्सपायर्ड पीरियड 2 साल, लेकिन अनएक्सपायर्ड पीरियड 3 साल। तो क्या करना होगा भाई? तो भी जैसे कि नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है तो एनसीआई का वैल्यू बढ़ेगा तुम्हारा, ये तो श्योर है। लेकिन कैसे बढ़ेगा? अब एसबीपी रिजर्व तो में सिर्फ तो 2 ही साल का सामान, 2 ही साल का वैल्यू आया है ना, 3 साल का तो भी बाना बचा हुआ है। तो एसबीपी रिजर्व का जो भी अमाउंट अभी तक था उसको पहले एनसीआई का पार्ट बना दो। ठीक है, पार्ट बन गया, यहाँ पे लिखा हुआ है विल फॉर्म पार्ट ऑफ एनसीआई, वेरी इजी। लेकिन जो पोस्ट कॉम्बिनेशन अवार्ड है जो 3 साल का बचा हुआ है, उसको तुमको क्या बनाना होगा? ओवर द लाइफ तुम्हारा जो कंपनी खरीदी उसको बुक करना होगा एक्सपेंस, और उसके बाद एनसीआई में ऐड करते जाना होगा। जैसे कि तीसरा साल के एंड पे 2 साल का एसबीपी रिजर्व भी खरीदी तो एनसीआई अपना बना ली। और क्या बोला कि 3 साल का जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड जो भी है, उसमें जो एक्सपेंस बुक करना चाहिए था एसबीपी रिजर्व में भरने के लिए, तो वो एक्सपेंस वो बुक करेगा। लेकिन उस एक्सपेंस को बुक करके एसबीपी रिजर्व ना बढ़ा के वो एनसीआई बढ़ाएगा, क्योंकि एक्चुअल में एनसीआई ही बढ़ेगा। ट्रू, वेरी ट्रू, परफेक्ट। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनता है कि जब नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड का क्वेश्चन है तो उसमें चेक करना होगा कि वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टेड शेयर है या नॉन वेस्टेड शेयर है। अगर वेस्टेड शेयर है तो पूरा एसपीपी रिजर्व बन चुका है तो पूरा एनसीआई में डाल दो। अगर नॉन वेस्टेड शेयर है तो जितना अभी तक बन चुका है उसको एनसीआई में डाल दो, और जो नहीं बना है उसको धीरे धीरे करके एनसीआई में डालते जाओ। ठीक है, और हम लोग ये जो एसबीपी रिजर्व को एनसीआई में क्यों डाल रहे हैं? उसको तो एसबीपी में डालना चाहिए था भाई। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वो एसबीपी रिजर्व को खरीद नहीं रहे हैं, तो उसको खरीदने रहे तो हमको दूसरा तरीके से दिखाना होगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, क्लीन एंड क्लियर, दिमाग रखो, आ गया समझ में। इसी को लेके है इलस्ट्रेशन नंबर 28, पेज नंबर 29.15 पे। 29.15 पे आ जाओ। कहाँ पे? 29.15, इलस्ट्रेशन नंबर 28। पी लिमिटेड, पी खरीद रही है क्यू को
पी खरीद रही है क्यू को, क्यू के पास पहले से एसबीपी अवार्ड था। ये जो एसबीपी अवार्ड है वो 5 साल का था, एक्विजिशन डेट के दिन सिर्फ 2 साल खत्म हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, तो ये नॉन वेस्टेड शेयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नन ऑफ द अवार्ड आर वेस्टेड द एक्विजिशन डेट, पी डिड नॉट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एसबीपी स्कीम बट रिड्यूस द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड फ्रॉम 3 years to 2 years। पी लिमिटेड एसबीपी स्कीम नहीं ले रही है, मतलब ये नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड का क्वेश्चन हो गया। और प्री एक्विजिशन 2 साल खत्म हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन 3 साल बचा हुआ है, तो एसबीपी रिजर्व 2 साल का बना के रखा है ये कंपनी। ओके, आ गया समझ में। एमबीपी एक्विजिशन इज 500 मेजर डिटरमाइन द अकाउंटिंग फॉर द मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ अवार्ड। तो भाई ये क्वेश्चन नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड का है, तो इसमें एसबीपी रिजर्व न बन के एनसीआई बनेगा, और ये नॉन वेस्टेड शेयर का है, तो जितना भी वेस्ट हो चुका है जो एसबीपी रिजर्व में गया है वो एनसीआई का पार्ट बनेगा। जो नहीं बना है, जो अभी तक पोस्ट एक्विजिशन जो बचा हुआ है उसको वो एक्सपेंस बुक करेगा और उसके बाद एनसीआई को बढ़ाएगा। तो पहले ये जो 2 साल का क्या उसको कहते हैं, 2 साल का जो एसबीपी रिजर्व बना के रखा हुआ था उसको डाल देगा अथी में, एनसीआई में, और जो 3 साल का बनना चाहिए था उसको अपने से ये पी लिमिटेड बुक करेगा और एनसीआई को बढ़ाएगा। ठीक है, तो भाई जो 2 साल का जो वैल्यू है वो क्या है, वो कैसे निकालें? बहुत ईजी है भाई। 2 साल का प्री एक्विजिशन प्री कॉम्बिनेशन एसबीपी अवार्ड का वैल्यू निकालेंगे, क्या करते थे हम लोग, फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल एसबीपी मल्टीप्लाइड बाई एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाई टोटल वेस्टिंग पीरियड और टोटल रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड विच एवर हायर। तो ऐसे करके जब निकालोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना कि टोटल वेस्टिंग पीरियड बोल रहे हैं, ओरिजिनल और टोटल रिवाइज्ड। ओरिजिनल था हमारा टोटल वेस्टिंग पीरियड 5 और रिवाइज्ड है 4 साल। तो वैसे करके जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? हाँ, पेज नंबर 136 पे देखोगे तो जो प्री कॉम्बिनेशन अवार्ड है 200 का, वो सीधा तुम्हारा एनसीआई, जो इसके पास 200 का एसबीपी रिजर्व पहले से बना चुका था प्री एक्विजिशन, तो 200 सीधा बन जाएगा तुम्हारा एनसीआई में चल जाएगा। बाकी का जो पोस्ट कॉम्बिनेशन है 300 रुपया, वो हर साल 100 रुपया करके वो एक्सपेंस आउट करेगा और उसको एसबीपी रिजर्व में ना भर के एनसीआई में भरेगा। ओके, वेरी ओके, खत्म। ठीक है, तो ये था पॉइंट नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड का। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके दिया हुआ है पेज नंबर 137 पे कॉपी में, वो देखते हैं। ठीक है, ओके। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि परचेज कंसिडरेशन 1 लाख रुपया है, लेकिन ए लिमिटेड बी को खरीद रही है, इसको दे रही है 1 लाख रुपया, लेकिन ये जो 1 लाख रुपया दे रही है उसमें से 10,000 रुपया किसी पुराने ट्रांजैक्शन की वजह से दे रही है, तो हमारा एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख या 90,000? 90,000, क्योंकि जो 10,000 रुपया है वो बिजनेस एक्विजिशन के लिए नहीं दे रही है, बल्कि किसी पुराने ट्रांजैक्शन की वजह से दे रही है। तो हम इस जो टॉपिक पढ़ने वाले उसमें हम लोग को पता करना है कि एक्चुअल परचेज कंसिडरेशन कितना होगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई 1 लाख में से जो 10,000 रुपया दे रही थी वो किसकी वजह से दे रही थी? किसी पुराने ट्रांजैक्शन की वजह से। ये जो पुराना ट्रांजैक्शन हो सकता है वो 2 रीजन की वजह से होता है, या तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की वजह से कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, या कोई नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की वजह से कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा। यही कोई या तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा या कोई नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा, इसकी वजह से वो लोग कुछ पहले ट्रांजैक्शन किया होगा, इसलिए अभी पेमेंट दे रहा है। लेकिन ये जो पेमेंट दे रहा है वो पिछले ट्रांजैक्शन की वजह से है, इसलिए इसको पीसी में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो एक्चुअल पीसी का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी पीसी लोग पे किया माइनस द अमाउंट पेड ड्यू टू प्रीवियस ट्रांजैक्शन, और ये जो अमाउंट पेड होगा उसका हम लोग को फेयर वैल्यू लेना है, इसको याद रखना। व्हाट इज एक्चुअल पीसी? एक्चुअल पीसी इज इक्वल टू पीसी पेड माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, प्रीवियस ट्रांजैक्शन, ड्यू टू एनी रिलेशन वेदर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल या कॉन्ट्रैक्चुअल। ओके, ओके। तो वही देखोगे पेज नंबर 137 पे एग्जाम्पल 1, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का। मुरू लिमिटेड एके लिमिटेड को सू कर रही है 1 अप्रैल 11 को, ये कंपनी इसके ऊपर केस कर रही है 1 अप्रैल 11 को। ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद क्या हो रहा है कि एके लिमिटेड मुरू को ही खरीद ले रहा है। परफेक्ट। कितना में खरीद रहा है? 10 लाख रुपया में, सॉरी कितना में खरीद रहा है? 100 लाख रुपया में। उल्टा करते हैं, ये है मुरू लिमिटेड, ये है एके लिमिटेड। मुरू लिमिटेड इसके ऊपर केस किया 1 अप्रैल 11 को, 1 अप्रैल 14 को एके लिमिटेड इसको खरीद ले रहा है, यही इसको एके लिमिटेड इसको खरीद ले रहा है। कितना रुपया देके? 100 करोड़ रुपया देके, 100 लाख रुपया देके। ठीक है, मतलब 1 करोड़ रुपया देके
मुरू लिमिटेड को खरीद ले रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जो 1 करोड़ रुपया वो क्या वो परचेज कंसिडरेशन है? हाँ भाई नहीं, एक्चुअल पीसी हमारा सिर्फ 90 लाख रुपया है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 करोड़ रुपया दे रहा है इसको खरीदने के लिए, उसमें से जो 10 लाख रुपया है ना, वो उस केस की वजह से दे रहा है। ये मुरू इसको इस पे केस की थी, 10 लाख रुपया का केस की थी। हम क्वेश्चन नहीं बोल रहे थे, क्वेश्चन देख लेना। तो 10 लाख रुपया किसके ऊपर केस की थी, ये इसको 3 साल के बाद 1 करोड़ में खरीद रहा है। तो एक्चुअल बिजनेस कितना में खरीदा रहा है? बिजनेस सिर्फ 90 लाख में खरीदा रहा है। ये जो 10 लाख रुपया है वो केस की वजह से दिया है। हमारा एक्चुअल पीसी 90 लाख है, ना कि 1 करोड़। और ये नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल। इसमें फॉर्मूला क्या यूज हुआ? एक्चुअल पीसी इज इक्वल टू पीसी पेड 100 लाख माइनस अमाउंट फेयर वैल्यू ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रीवियस ट्रांजैक्शन। तो कितना था अमाउंट फेयर वैल्यू ऑफ अमाउंट ड्यू टू प्रीवियस ट्रांजैक्शन? 10 लाख रुपया। तो 100 माइनस 10 90। ठीक। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का अगर बात होगा तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एके लिमिटेड 1 अप्रैल 15 को किशन लिमिटेड को एक फ्रेंचाइजी दे रही है, अपना फ्रेंचाइजी इसको दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। आज से 3 साल के बाद क्या कर रही है कि किशन लिमिटेड को ही खरीद ले रही है। तो फ्रेंचाइजी भी इसके पास वापस आ गया होगा। तो जब फ्रेंचाइजी आया होगा तो इसके ये अपने आईएनए में फ्रेंचाइजी दिखाया होगा। कंपनी एके लिमिटेड किशन लिमिटेड को खरीद रही है 100 करोड़ रुपया में, और फ्रेंचाइजी का उस दिन का फेयर वैल्यू है 16 करोड़ रुपया। तो एक बात बताइए, जो 100 करोड़ इसको दी है, क्या वो पीसी है? नहीं भाई, वो पीसी नहीं है। 100 माइनस 16 करोड़ पीसी है, डेट इज इक्वल टू 84 करोड़ इसका पीसी हुआ। क्यों? क्योंकि भाई ये जो 16 करोड़ का जो पैसा दे रही है वो बिकॉज ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की वजह से दे रही है। तो एक्चुअल पीसी कितना होगा हमारा? 100 लाख माइनस 16 लाख। ओके ओके, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट आता है कि अगर क्वेश्चन बोले कि अगर कंपनी एके लिमिटेड के पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको जो फ्रेंचाइजी दी हुई है वो फ्रेंचाइजी भी खरीद ले कंपनी के साथ, या फिर जो फ्रेंचाइजी जो दी हुई था उसको टर्मिनेट कर दो, और टर्मिनेट करने के बाद कंपनी को खरीदो। तो फ्रेंचाइजी फिर से खरीदना नहीं पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अगर फ्रेंचाइजी को अगर टर्मिनेट करना होगा तो पेनल्टी देना होगा। तो पेनल्टी कितना का दे रहे हो तुम? 8 करोड़ रुपया का। और अगर तुम फ्रेंचाइजी खरीदोगे तो तुमको देना होगा 16 करोड़ रुपया। तो तुम क्या करोगे? फ्रेंचाइजी को खरीदोगे या फिर तुम उसको फ्रेंचाइजी तोड़ के तब कंपनी खरीदोगे? तुम बोलेगा भाई 8 करोड़ देना पड़ रहा है पेनल्टी में, तो 8 करोड़ देंगे, 16 करोड़ क्यों देंगे? तो परफेक्ट। तो जो भी लोअर अमाउंट होता है अगर पेनल्टी वर्सेस खरीदने में, तो जो भी लोअर अमाउंट होगा उसको कंसीडर करेंगे हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन प्रीवियस। अच्छा ठीक है, मिस हो गया है, हम फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, सुनो। तुमको अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो तुम 8 करोड़ पेनल्टी देके तुम फ्रेंचाइजी खत्म कर दो और सीधा 84 करोड़ में तुम कंपनी खरीद लो, या फिर तुम 16 करोड़ रुपया फ्रेंचाइजी खरीदो और 16 करोड़ रुपया दो प्लस 84 करोड़, डेट इज 100 करोड़ रुपया दो। तो तुम क्या कंसिडर करोगे? तुम बोलोगे कि भाई हम 8 करोड़ दे के प्लस 84 करोड़ डेट इज इक्वल टू 92 करोड़ रुपया दे के हम तुमसे कंपनी खरीद लेंगे और फ्रेंचाइजी टर्मिनेट कर देंगे। हम काहे तुमको 100 करोड़ रुपया दें, डेट इज 84 प्लस 16 करोड़ फॉर फ्रेंचाइजी ऑल्सो। तो तुम तो 8 करोड़ वाला लेगा बिजनेस। ओके, वेरी गुड। एक पॉइंट इसमें क्या था कि 1 अप्रैल 15 को एके लिमिटेड फ्रेंचाइजी दे रही थी किशन लिमिटेड को। किशन लिमिटेड क्या कर रही थी कि ये अपना एसेट दिखा रही थी अपने बुक्स में फ्रेंचाइजी को। तो कितना में दिखा रही थी? 15 करोड़ में खरीदी थी, तो 15 करोड़ में अपना एसेट में दिखा रही थी और हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी। 15 साल का अग्रीमेंट था, ठीक है। 6 साल के बाद क्या हो रहा है? एके लिमिटेड इसको खरीद ले रही है। तो जब किशन लिमिटेड खरीदा रही है तो उसके बुक्स में फ्रेंचाइजी कितना पे दिख रहा होगा? 15 करोड़ पे नहीं, क्योंकि 6 साल यूज हो चुका है फ्रेंचाइजी, तो फ्रेंचाइजी का दाम है 9 करोड़ रुपये। लेकिन कंपनी जो बोल रही है किशन लिमिटेड की भले ही फ्रेंचाइजी का हमारे बुक्स में वैल्यू 9 करोड़ है लेकिन फेयर वैल्यू 16 करोड़ है, हम आपको बेचेंगे 16 करोड़ पे, और एग्जैक्ट 16 करोड़ पे ही बिकेगा। क्यों? क्योंकि याद करो स्टेप और आईएनए में हम लोग फ्रेंचाइजी या फिर जो भी क्या उसको कहते थे रीअक्वायर्ड राइट लेते थे उसको फेयर वैल्यू पे लेते थे, ना कि बुक्स वैल्यू पे। तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है। तो 9 करोड़ का सामान फ्रेंचाइजी इसी कंपनी का ये फ्रेंचाइजी है और इसका वैल्यू 9 करोड़ है, इसको भी पता है, लेकिन इसको खरीदना हो रहा है 16 करोड़ में। तो ज़्यादा इसको कितना पैसा देना पड़ रहा है? इसको देना पड़ रहा है 7 करोड़ रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। अपना ही सामान खरीदने के लिए इसको 7 करोड़ देना पड़ रहा है, ठीक है।
लेकिन ये 7 करोड़ तुमको एक्सेस कब देना पड़ेगा? जब ये फ्रेंचाइजी तुम खरीदोगे कंपनी को खरीदने के लिए। लेकिन अगर कंपनी को खरीदने के लिए तुम अगर फ्रेंचाइजी नहीं खरीदना चाहते हो और उसको टर्मिनेट करना चाहते हो तो तुमको पेनल्टी देना होगा 8 करोड़ रुपये। तो क्या मेरे पास ऑप्शन है? या तो हम 8 करोड़ का पेनल्टी दे के तब कंपनी खरीदें, या फिर 7 करोड़ का लॉस है कि तब कंपनी खरीदें। तुम बोलेगा कि भाई 7 करोड़ का लॉस है कि हम कंपनी खरीद लेंगे। तो जब हम लोग एक्चुअल पीसी निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा एक्चुअल पीसी इक्वल टू पीसी पेड 100 लाख रुपया, 100 करोड़ रुपया माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द अमाउंट विच इज ड्यू टू प्रीवियस ट्रांजैक्शन। तो फेयर वैल्यू ऑफ अमाउंट कौन सा लोगे? 7 करोड़ की 8 करोड़। तुम बोलोगे भाई प्रीवियस ट्रांजैक्शन की वजह से हमको कितना लॉस, हम सह सकते हैं? 7 करोड़ की 8 करोड़। तो जो लोअर होगा उसको वहाँ पे कंसिडर कर लेना। तो ऐसे करके तुम्हारा आंसर बन जाएगा। हम शायद अभी समझा नहीं पा रहे, एक बार वहाँ पे देख लेना, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। उसी को लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, पेज नंबर 29.10 पे देख लेना, आंसर आ जाएगा। और एक और चीज़, जब ये तुम सेकेंड ऑप्शन एक्चुअल पेड माइनस फेयर वैल्यू ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रीवियस ट्रांजेक्शन ढूंढ रहोगे, ये लोअर होगा। लेकिन किस चीज़ का लोअर होगा? पेनाल्टी और एक्सेस पेमेंट। पेनाल्टी और एक्सेस पेमेंट का लोअर होगा। अगर जब ये क्वेश्चन तुम बनाओगे सेक्शन 20 तो हम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम 1,80,000 और 4.5 लाख को तुम कंपेयर कर दोगे, 1,80,000 और 4.5 लाख को। लेकिन तुमको कंपेयर करना है 1,80,000 और 3 लाख को, क्योंकि 3 लाख एक्सेस है। तो 1,80,000 और एक्सेस का तुमको करना होगा। ठीक है, बस ओके।